जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, आने ही वाला होगा। तो आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, देखिए ये सब देखते जाइए। हमने ये सब पढ़ लिया है, तो जो हमने पढ़ लिया है वो आपको रिवाइज करा रहे हैं। एक बार देखिए क्या क्या हमने पढ़ लिया है। गद्य की विविध विधाएं हो गई है। देखिए विविध विधाओं में देखिए पहला विधा निबंध है। निबंध 4 प्रकार के होते हैं: विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक और विवरणात्मक। फिर उसके बाद कहानी विधा है। कहानी विधा के बाद उपन्यास विधा है। परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। फिर नाटक विधा है। फिर उसके बाद एकांकी है। एक घूंट पहला एकांकी है जयशंकर प्रसाद का। फिर जीवनी है और उसके बाद आत्मकथा है। ये सब हमने पढ़ लिया है बच्चों। संस्मरण भी हमने पढ़ लिया है। यात्रा विरित को, भेंट वार्ता को, ये सब हमने पढ़ लिया। देखिए पत्र साहित्य को भी कल पढ़ लिया था और डायरी को भी हमने देख लिया था। देखिए रिपोर्टाज। अब आज बच्चों आइए आज हम प्रारंभ करते हैं क्या, आलोचना से। अब आज समझते हैं कि आलोचना किसे कहते हैं। आलोचना बच्चों, पहले सरल भाषा में हम लोग समझ लें कि आलोचना क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई फिल्म देखने गए, तो क्या फिल्म में आपको सारी चीजें अच्छी ही लगती हैं? कुछ उसमें कमियां भी रहती हैं, तो आप बताते भी हैं कि हाँ ये चीज ऐसा था, ये अच्छा नहीं था, ये चीज अच्छा था, ये अच्छा है, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, ऐसा कहते नहीं। जब पहले पूरे फिल्म को पूरे ध्यान पूर्वक देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद उसके जो गुण हैं या उसमें जो दोष हैं उसको अच्छे से बता देना, समझाना, या उसके बातों को, उस बातों को एक पुस्तक में लिखना, वही आलोचना कहलाती है। तो आइए बच्चों अब हम ये किताब की भाषा में समझते हैं कि आलोचना शब्द का अर्थ किसी पदार्थ, तथ्य आदि का परीक्षण स्पष्ट अथवा सही रूप में करना, अर्थात किसी साहित्यिक रचना का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करते हुए, देखते हुए, अवलोकन अर्थात देखते हुए, ध्यान पूर्वक देखते हुए उसके गुण दोषों का भली भांति अध्ययन करना और उसका विश्लेषण करना, उसकी आलोचना कहलाता है। हिंदी आलोचना की परंपरा का प्रारंभ द्विवेदी युग से माना जाता है। तो देखिए बच्चों, आलोचना आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी पदार्थ हो या कोई तत्व हो, तथ्य अर्थात कोई कहानी हो, कोई नाटक हो, कोई फिल्म हो, का परीक्षण बहुत ही साफ साफ, स्पष्ट अथवा सही सही रूप में उसको देखते हैं, तो वही आलोचना होती है। जिसका अर्थ है कि जैसे कोई भी साहित्यिक रचना ले लीजिए, सूक्ष्मता पूर्वक मतलब बहुत बारीकी से उसको समझना, देखना अच्छे से पहले, फिर उसके बाद उसके में जो गुण है, जो दोष है, उसको अच्छे से भली भांति अध्ययन करके और फिर उसका विश्लेषण करना, उसकी आलोचना, मतलब यही आलोचना कहलाती है। और आलोचना का प्रारंभ द्विवेदी युग से माना जाता है। और द्विवेदी युग की शुरुआत किस लेखक से होती है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से होती है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट विधा पे चलते हैं। अब आइए आपका गद्य काव्य आ गया। क्या? गद्य काव्य। अब देखते हैं ये गद्य काव्य क्या होता है बच्चों। तो गद्य काव्य, जिस प्रकार आप पद्य काव्य को देखते हैं, जब आप पद्य पे पढ़े हैं, तो क्या आपने देखा है उसमें जो दोहा होता है, छंद होता है, सवैया होता है, पदावली कैसे होते हैं? उसमें तुक रहता है, लास्ट में देखिए शब्दों को पढ़िए तो मेल जोल रहता है, तुक रहता है, लय रहता है, गति होती है, उसमें यति होती है, रुकाव जगह जगह पर होता है, दोहा में होता है, सोठा में होता है, छंद और कविता सवैया इस प्रकार से होता है, आप जानते हैं। और वहीं पर आप गद्य काव्य में आइए तो ये सब इन छंद के सिस्टम से एकदम मतलब परे होता है। उसमें छंद का कोई बाध्य नहीं होता, दोहा का कोई बाध्य नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो गुण होते हैं, कविता के गुणों का समय में छंद के बिना जैसे संभव है होता है, उसी प्रकार से हमारा गद्य काव्य है। तो अब इसको आइए किताब की भाषा में समझते हैं जो हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है। जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना संभव हो जाए, अर्थात वो रचना जिसमें मान लीजिए कोई कविता लिखते हैं लेकिन उसमें छंद की जरूरत नहीं है, बिना छंद के ही पूरा भावार्थ अपना प्रकट करे, भावार्थ को स्पष्ट करे, वही गद्य काव्य कहलाता है बच्चों। आइए आगे देखते हैं कि ये रचना गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है। इसमें रचनाकार अपने हृदय की रागात्मक अर्थात गाने के भाव को
प्रकट करता है, जिससे पाठक उसे पढ़कर रसमय अर्थात आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और मोहक हो जाते हैं। इससे इसमें विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक चित रहता है। इसमें विचार भी होते हैं और भाव भी होते हैं। ये विचार और भाव दोनों होते हैं, लेकिन आप सिर्फ वहीं पद्य काव्य में जाएंगे बच्चों तो वहां पर भाव प्रधान है, वहां पर भाव अधिक होता है। इसकी शैली कवित्वपूर्ण तथा चमत्कार से युक्त होती है। गद्य काव्य के रचनाकारों में राय कृष्णदास, वियोगी हरि, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम विशेष रूप से कथनीय हैं, माने जाते हैं, प्रसिद्ध है ये। तो आप गद्य काव्य को समझ पाए बच्चों कि जो मतलब कविता हो, गद्य काव्य में कोई कविता हो और उसमें कोई छंद की जरूरत ना हो, बिना छंद के अपना पूरा भाव स्पष्ट करे, वही गद्य काव्य है। और इसमें विचार तथा भाव दोनों की अभिव्यक्ति होती है, जबकि आपके पद में भाव की ही प्रधानता रहती है। तो अब आइए लघु कथा को समझ लेते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए रचना और लेखक। अब यही ये याद करने वाली पॉइंट है, कॉपी में उतार कर इसको बार बार रिवीजन करने वाला ये काम है। तो अब चलिए देखिए, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, लघु कथा समझ लेते हैं क्या चीज है लघु कथा। तो लघु कथा एक ऐसी विधा है बच्चों जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बना रही है। लघु कथा में आधुनिक जो मार्मिकता है या संवेदनशीलता की प्रगाढ़ता है, इसकी वेदना दिखाई पड़ती है, दुख दिखाई पड़ते हैं। लघु कथा के कथाकारों में चित्रा मुदगल हैं, विष्णु नागर हैं, असगर वजाहत हैं और रमेश बत्रा हैं, राजेंद्र यादव आदि रचनाकारों के नाम उल्लेखनीय हैं। कैसा है लघु कथा? एक ऐसी विधा है जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में बहुत विशिष्ट पहचान बना रही है। लघु कथा मतलब छोटी छोटी कथाएं जिसमें बहुत ही मार्मिक भाव रहते हैं, संवेदनाएं होती हैं, वेदना दुख दिखाई देते हैं, प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से आपका लघु कथा हो गया बच्चों। अब आइए हम लोग चलते हैं रचनाएं और संबंध लेखक की तरह। लेखक हैं कौन और रचना क्या लिखे हैं? तो देखिए बच्चों, कंकड़ स्त्रोत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। कंकड़ स्त्रोत किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। हमारा कर्तव्य और युग धर्म प्रताप नारायण मिश्र, जो नारायण प्रतापी होंगे, जो प्रताप नारायण होंगे, वो क्या कहेंगे कि ये युग जो धर्म है यही हमारा क्या है? कर्तव्य है। प्रताप नारायण क्या कहते हैं कि जो युग धर्म है यही हमारा क्या है? कर्तव्य है। अर्थात जो हमारे युग में जो धर्म चल रहा है इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे थोड़ा लिंक करके आप इसको याद करेंगे, और जो लिंक होगा ना बच्चों, जो बोल रहे हैं ट्रिक थोड़ा सा, उसको ऐसे किनारे पर लिखते जाइए। थोड़ा सा प्रयास करिए लिखने का। गलती होगी, समझ में पहली बार नहीं आएगा तो 3 बार वीडियो देखेंगे, समझेंगे, फिर ऐसे लिखने का प्रयास करिए बच्चों। सफलता का दूसरा नाम है परिश्रम, त्याग, समय, तपस्या। इसमें आपको परिश्रम करना। तपस्या जैसे हम लोगों के बीच में कम बैठेंगे, किसी की बात कम सुनेंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, लेकिन हमारा मन कहाँ रहेगा कि हम कहीं थोड़ा बैठ लें, सब उनसे भी बात कर लें, वहां भी घुमाएं, लेकिन उसको नहीं करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो वो क्या हो गई? ये प्रकार की तपस्या हो गई। तो इसी प्रकार से आप लिखने का अभ्यास कीजिए। आप ऐसे जैसे ये रचनाएं लिख लिए, ये उनके लेखक के नाम लिख लिए। अब यहाँ पर जो मान लीजिए कोई ट्रिक बोलते हैं तो थोड़ा सा समय देकर ऐसे इसको ऐसे यहाँ छोटे छोटे में लिख लीजिए। अब जब भी आप इसको याद करेंगे तो ये ट्रिक भी आपकी नजर में आएगी, और जैसे इसको 4 से 6 बार रिवीजन करेंगे और फिर हर हफ्ते 2 हफ्ते में रिवीजन कर लेंगे तो ये ट्रिक के माध्यम से बच्चों ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बन जाएगा, बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसमें भी रहेगा। तो अब ये आपको 12 कक्षा 12 तक के एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि कक्षा 12 में ये नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये भी वहां पर रहेंगे, तो ये आप पूछ सकते हैं आपसे। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है। अब ये जो आचरण, जिसके पास आचरण की सभ्यता होगी वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं होगा, वो सरदार भी होगा, पूरी तरह से पूर्ण होगा। तो क्या होगा? पूर्ण से पूर्ण सिंह। किस लिए? आचरण की सभ्यता है इसलिए। तो आचरण की सभ्यता जिसके पास होगी वो पूर्ण होगा। ऐसे आचरण की सभ्यता जिसके पास होगी वो क्या होगा? पूर्ण होगा। बस। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, हमारे दादा प्रदादा पिता श्री सब किसके चिंतन करते हैं? श्री राम जी का। राम राम भजते नहीं, आपने सुना होगा बुजुर्गों को, श्री राम जय जय राम ऐसे कहते नहीं है, तो वो चिंतन करते हैं। तो चिंतन से चिंतामणि और राम से रामचंद्र शुक्ल।
ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये 5वें नंबर, थोड़ा सा हम ट्रिक आपको ऐड कर रहे हैं कि चीजें आपके पास हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएं, बस बीच बीच में आप कॉपी में लिखे रहें, उसी को रिवीजन करते रहें, कॉपी को एकदम संभाल के रखें, उसको गायब ना करें। और इसको ध्यान से 1 से 2 बार पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको पहली पहली बार तो समझ में नहीं आ रहा है होगा, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं ये सब चीजें। ये क्लास 8 तक तो ये सब चीजें ज्यादातर रहती नहीं है, एकदम सिंपल साधारण पढ़ाई होती है। जब आप कक्षा 9 में आते हैं तो आपकी चीजें थोड़ा सा विस्तार होने लगती हैं, चीजें डिवाइड होने लगती हैं। गद्य काव्य हो गया, ये पद्य काव्य हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, ये पद्य साहित्य का विकास हो गया, बहुत सारी चीजें इसे बनने लगती हैं। फिर रचना बनने लगती है, रचनाएं बनने, ये विस्तार जो होता है क्लास 9 से भी होता है बच्चों। तो ये थोड़ा सा पहले समझ में आता नहीं, तो जब आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, जो थ्योरी हम पढ़ा लिए हैं प्ले लिस्ट में सारे ये दिए हुए हैं, इसको आप समझेंगे, तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये चीज ऐसे है। धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए। 1 से 2 महीना निरंतर पढ़ते रहेंगे बच्चों, तो हिंदी आपका पूरी तरह स्ट्रांग होने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझ में हिंदी के प्रति रुचि, इंटरेस्ट भी जग रहा है, मन भी लग रहा है, और प्लस चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब देखिए बच्चों, 5वें नंबर पे बाबू गुलाब राय, ठलुआ कलम, इसको जोड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति नर से नारायण हो जाए, अर्थात उसके जो विचार हैं, उसमें जो आचरण है वो नारायण के समान हो जाए, तो क्या होगा, वो नर से नारायण हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति नर से नारायण के समान होगा, तब उसको क्या कहेंगे लोग, बाबू कहेंगे। कहेंगे नहीं, बाबू भैया नहीं कहेंगे, कहेंगे अरे बाबू, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि बड़ा ही आचरण होगा, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति होगा, पढ़ने लिखने में भी अच्छा रहेगा, माँ बाप का कहना मानेंगे, अच्छे से आचरण करेंगे, तो उनको सब बाबू कहेंगे। लेकिन वहीं पर ये सब अगर नहीं मानेंगे, नहीं ऐसे आचरण रहेंगे, तब क्या कहेंगे, तब वो गुलाब की तरह ठलुआ कलम में इधर उधर पड़े मिलेंगे। क्या, ठलुआ कलम में इधर उधर गुलाब की तरह पड़े मिलेंगे। तो इसी तरह से बच्चों लिंक जोड़ के आप याद करने का पूरा प्रयास कीजिए। 2 से 4 बार देखेंगे तो याद आपको जरूर हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा इसे लिख लीजिएगा। अब आइए बच्चों, पाव भर आटा वियोगी हरि, देखिए यहाँ पर एकदम आसानी से आप पकड़ पाएंगे। ठीक, जो योगी होते हैं क्या ज्यादा अनाज रखते हैं? आप देखे होंगे कि कभी 20-50 किलो चावल गेहूं रखते हैं? नहीं, 4 से 5 घर मांग आए, 8 घर मांग आए, उनके लिए हो गया काफी 1-2 टाइम का। तो इसे आप जोड़ सकते हैं। पाव भर आटा कौन मांगता है, किसके पास रहता है? योगियों के पास रहता है। योगी पाव भर आटे में संतुष्ट हो जाते हैं। तो पाव भर आटा योगी, वियोगी हरि, पाव भर आटा वियोगी हरि, ऐसे याद कर लीजिए बच्चों। साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी, हमारे साहित्य में कौन कौन देवता है? माखन लाल चतुर्वेदी अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। साहित्य देवता कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या खाते हैं? माखन, तो माखन से माखन लाल चतुर्वेदी, और श्री कृष्ण से साहित्य के देवता। कुछ विचार, प्रेमचंद कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, इसलिए तो बहुत सारे क्या कहते हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, कहानी लिखे हैं। कौन? प्रेमचंद जी। कुछ विचार करते रहते हैं, कुछ विचार प्रेमचंद। अब आइए बच्चों, ये 9 नंबर पे देखिए, कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं? पंचपात प्रबंध पारिजात। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि सारे पन्ने जो हैं, जो कुछ पन्ने मेरे पास है, सब बिखरे हुए हैं, क्या लिखूं? कुछ पन्ने जो है मेरे पास, थोड़ा बहुत कुछ पन्ने हैं मेरे पास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं, तो बिखरे हुए हैं, कुछ पन्ने बिखरे हुए हैं, क्या लिखूं? पंचपात प्रबंध पारिजात के बारे में क्या लिखूं, क्योंकि जो कुछ पन्ने हैं वो सब बिखरे हुए हैं। पंचपात्र और प्रबंध पारिजात के बारे में क्या लिखूं? पंचपात्र प्रबंध पारिजात के बारे में क्या लिखूं? कुछ बिखरे पन्ने पड़े हैं, कुछ बिखरे पन्ने पड़े हैं, इसलिए पंचपात और प्रबंध काव्य पारिजात के बारे में क्या लिखूं? अब कुछ बिखरे से कुछ बिखरे पन्ने मिल जाएंगे, क्या लिखूं से क्या लिखूं? पंचपात प्रबंध पारिजात, ये तो हो ही गया, उसमें आ गया। बस ऐसे ही याद करना बच्चों, इसको भी ऐसे ही पर लिख लेंगे आप। अब आइए नेक्स्ट पे, इतिहास साक्षी है खून के छींटे, 2 चीज है, 2 रचनाएं लिखी है भगवत शरण उपाध्याय। तो भगवत शरण उपाध्याय क्या कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि खून के छींटे निर्दोषों पे भी पड़ जाते हैं, अर्थात जो दोषी नहीं रहता उसके पास, उस पर भी खून के छींटे पड़ जाते हैं। क्या? इतिहास साक्षी है। भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि इतिहास साक्षी है, ऐसे लिखते जाइए बच्चों। भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं इतिहास साक्षी है कि निर्दोषों पर भी खून के छींटे पड़ जाते हैं। बस ऐसे इतना लिख लीजिए बच्चों, ये चीज आपको याद हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें चाहे जितना कठिन हो याद हो जाएगा।
बस बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहिएगा, दोबारा पढ़ते पढ़ते रहिएगा। अब देखिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है। इनके यहाँ कल्पलताएं हैं, इनके कुटज में, किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटज हैं, कुटिया, कुटज से कुटिया ले लीजिए। इनकी कुटिया में कल्पलताएं हैं और बहुत सारे हजारों, क्या हजारों अशोक के फूल हैं। हजारों अशोक के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हजारों कुटिया में कल्पलता और हजारों अशोक के फूल हैं। हजारों से हजारी प्रसाद, कुटिया से कुटज और कल्पलता कल्पलता, अशोक के फूल अशोक के फूल, बस हो गया। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, विवेचना, महादेवी वर्मा, विवेचनात्मक गद्य श्रृंखला की कड़ियां, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। महादेवी वर्मा, गांव सुखी तो हम सुखी, देखिए बड़ा सुंदर है। ये विनोबा भावे बहुत ही सात्विक व्यवहार के थे, प्रभाव के थे, लोगों के प्रति इनके अंदर बड़ा ही प्रेम भाव था, अपना भाई बंधुत्व की विचारधाराएं थी विनोबा भावे में। तो ये क्या कहते थे, गांव सुखी हम सुखी। इन्होंने कहा ये बात पढ़ा था, गीता प्रवचन में। एक बार ये कहीं गए थे तो गीता प्रवचन वहां सुना और वहां पर देखा कि वहां पर बताया जा रहा है कि हम गांव सुखी तो हम सुखी। बस विनोबा भावे, ऐसे याद कर लीजिए बच्चों। अब देखिए, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, तो गेहूं और गुलाब क्या है, एक वृक्ष है, समझ लीजिए, समझ लीजिए वृक्ष है। गेहूं और गुलाब छोटे छोटे पौधे टाइप के रहते हैं, फिर भी आप समझ लीजिए कि एक वृक्ष है। क्यों, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। इसी प्रकार से याद करना, बस याद करना है किसी भी तरह से। अर्धनारीश्वर, उजली आग, अर्धनारीश्वर उजली आग, उजली आग के समान दिनकर, दिन कैसा लगता है, सुबह सुबह उजली आग के समान एकदम साफ और स्वच्छ लगता है। कब, दिनकर, दिनकर माने सूरज। जब सूरज निकलते हैं तो आसमान या पूरा हमारा जो वायुमंडल है कैसा हो जाता है, उजली आग के समान सफेद हो जाता है। तब हम कहाँ जाते हैं, तब दिनकर कहाँ जाते हैं, अर्थात रामधारी सिंह कहाँ जाते हैं, अर्धनारीश्वर की दर्शन करने जाते हैं। दर्शन कब जाते हैं, सुबह सुबह। तो ऐसे लिंक करिए कि रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर का दर्शन करने जाते हैं जब उजली आग के समान सवेरा हो जाता है। बस उजली आग के समान सवेरा हो गया, उजली आग के समान सवेरा हो गया, तब रामधारी सिंह दिनकर। अब रामधारी को आप सिर्फ दिनकर या रामधारी सिर्फ लिख सकते हैं याद करने के लिए। रामधारी अर्धनारीश्वर का दर्शन करने जाते हैं, हो गया। या सिर्फ राम ले लीजिए बच्चों, बार बार रिवीजन करेंगे तो अपने आप रामधारी सिंह दिनकर याद रहेगा। सिर्फ राम ले लीजिए कि राम जी जब सुबह उजली आग के समान हो जाता तो अर्धनारीश्वर का दर्शन करने जाते हैं, बस। अब देखिए बच्चों, अथाह सागर अनंत आकाश, जयप्रकाश भारती। ये जो हमारी भारती है, भारती अर्थात ईश्वर को लीजिए, देवी को लीजिए, देवी कैसी है, अथाह सागर के समान इनके हृदय में दया है। किसके, जयप्रकाश भारती, भारती अर्थात देवी, देवी के हृदय में क्या है, अथाह सागर के समान दया है और अनंत आकाश के समान इनके अंदर प्रेम भावना है। बस देवी के हृदय में क्या रहता है, भक्तों के प्रति अथाह सागर है प्रेम का, और अनंत सागर के समान उनके अंदर प्रेम है। थोड़ा सा लिंक करके बच्चों आप खुद का भी लॉजिक बना के पढ़िए। हमने ये बता दिया, अब हो सकता है आपके दिमाग में इससे भी अच्छा ट्रिक आ जाए, तो उसको वहां आप जोड़िए और ऐसे लिख लीजिए तुरंत के तुरंत। बस अब आप वो याद रहेगा, क्योंकि फिर दिमाग से चीजें उतर जाती हैं। और आपने लिख लिया तो अब वहां पर बना, जैसे आपने इसको याद किया तुरंत ये टिप पे जाएंगे, 2 से 4 बार 6 बार रिवाइजन करेंगे, देखिए बहुत समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा और आप अन्य बच्चों से और बेहतर कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, धर्मवीर भारती की बात हम ले लेते हैं। धर्मवीर भारती को देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई कहे या ना कहे, कहनी हो या अनकहनी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो हिमालय को ठेले पर लेके आएंगे। धर्मवीर भारती क्या करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता किसी के कहनी अनकहनी पर। धर्मवीर भारती को फर्क नहीं पड़ता कहनी अनकहनी पर, वो ठेले को, हिमालय को ठेले पर लाएंगे। बस हो गया, याद हो गया। जीवन का काव्य सर्वोदय, काका का लेकर कहते हैं कि जो जीवन का काव्य है ये सब का उदय करता है, सर्वोदय है। काका का लेकर कहते हैं जीवन का काव्य सर्वोदय है, क्यों, सबका उदय करता है। अब देखिए बच्चों, 19वें नंबर पर सर्वोदय की बुनियाद, हरिभाऊ उपाध्याय। हरि कहाँ रहते हैं, सर्वोदय रहते हैं, सर्व जगह रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं। ऐसे थोड़ा सा लिंक करके। दृष्टिकोण दक्षिण भारत की एक झलक, विनय मोहन शर्मा ने लिखा है। विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि जब अगर आप दक्षिण भारत की एक झलक देख लेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा।
वहां पर भक्ति भावना बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं। कौन कहता है? विनय मोहन शर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत की ओर एक झलक कीजिए, आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। अब देखिए बच्चों, राजेंद्र प्रसाद ने दो लिखा है, एक तो गांधी की देन लिखा है और एक साहित्य लिखा है। अब इसको आप कैसे ट्रिक से जोड़ेंगे, यहीं पर तुरंत लिख लीजिएगा। राजेंद्र जी कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि साहित्य क्या है? गांधी की देन है। क्या कहेंगे? राजेंद्र प्रसाद कहते हैं साहित्य गांधी की देन है। साहित्य से साहित्य, गांधी की देन, गांधी की देन राजेंद्र प्रसाद। बस। तो अब आइए बच्चों, यहाँ ऐसे ही हम ट्रिक से जोड़ जोड़ के लिंक कर करके आपको चीजें याद कराने की कोशिश करते हैं। बस हमारा उद्देश्य मात्र है बच्चों कि आपको हिंदी किसी तरह से रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो, आप चीजों को देखें, समझें, आप में भी हिंदी के प्रति ज्ञान का विस्तार हो, हिंदी से संबंधित आपको अधिक से अधिक चीजें समझ में आए और मन लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। तो अब देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ देखिए कहानी से प्रारंभ करेंगे और आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कहानी के साथ। और आपको चीजें समझ में आ रही हो बच्चों, आपको लग रहा हो कि मैम ये प्रयास जो कर रही है बेहतर है, तो आप कमेंट के माध्यम से अच्छा है तो आप अच्छा बताइए, जिससे आप जब अच्छा कहेंगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगा, 2 गुने एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास लाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होगा, मैं भी समझ पाऊंगी कहाँ जो हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, क्या उन्हें समझ में आ रहा है, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है, क्या उन्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है अब हिंदी। तो आप कमेंट अवश्य करें और अन्य बच्चों में भी शेयर अवश्य करें। बच्चों, आपके जो जितने सहपाठी हैं या आपके रिलेटिव्स में हैं बच्चे पढ़ने वाले, 9 to 12 पढ़ाते हैं बच्चों हिंदी हम, तो आप सबको शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। तो हम आइए इस वाक्यों के साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कहानी के साथ। जय हिंद बच्चों।